Hello and welcome students to Pulse IAS. So guys, we are starting today our 1000 plus economy MCQs as part of our prelims funnel. जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं द फर्स्ट लेवल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज एंड इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है गाइज आई एम प्रिटी श्योर ये आपने सिलेबस ट्रैकर काफी डिटेल्ड वाला जो है दैट आपने डाउनलोड कर लिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से. इफ नॉट प्लीज डाउनलोड दिस इमीडिएटली. सो दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक गाइज. दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. एंड इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरे टॉपिक लिस्टिंग, माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग पूरी दी गई है. एमटी मींस माइक्रो टारगेट एंड अवर फर्स्ट माइलस्टोन इज इकोनॉमी. तो इस तरीके से ये आपका डेली, इफ यू सी, आपके लिए अपने टॉपिक्स, डिटेल टॉपिक लिस्टिंग दी गई है. सर वेयर डू यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस? आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग चीज आपको पता है दैट यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन आवर रियल टाइम मेंटरिंग प्लेटफॉर्म दैट इज मेंटर्स हट. इट्स अ रियल टाइम मेंटरिंग प्लेटफॉर्म. जब आप लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करके कुछ आपको अपनी प्रोफाइल ऐसे भरनी होती है, बट देन यू गो टू होम. इस होम में अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में, सो यू कैन सी द फर्स्ट अंडर प्रीलिम्स कि आपका एक माइलस्टोन रेडी है. ये मैंने माइलस्टोन जो है 17 नवंबर से बेसिकली जो बैच 3 है प्रीलिम्स फनल का, उन लोगों के लिए बना के रखा है अप टू 30th नवंबर. सो 14 days, 14 टारगेट्स एंड योर कंप्लीट इकोनॉमी विल बी कंप्लीटेड. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 ऑफ 1000 प्लस इकोनॉमी एमसीक्यूज. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट हियर इटसेल्फ, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म काम भी कैसे करता है. क्लियर? यू सी द टाइमर इज रनिंग ऑन. 30 मिनट्स का टाइम दिया है फॉर 25 एमसीक्यूज. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. सर, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स. Look at this. Which of the, how many of the above are the examples of common goods? Common goods. अब ना what do you mean by common goods? आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं. इवन अगर आप पल्स हैंडरेटन नोट्स में देखोगे उसमें कॉमन गुड्स भी बताया हुआ है. कॉमन गुड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज राइवलरस बट non-excludable. So common goods have, let me tell you, common goods have a characteristic of rivalrous and non-excludable. Clear? अब इसी के बेसिस में आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन एग्जांपल्स है कॉमन गुड्स की. सर ग्राउंड वाटर इन अ विलेज वेल, यस सर इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल. विलेज वेल पे जितने भी लोग हैं वो यूज कर सकते हैं, यस और नो. बट इट इज राइवलरस. राइवलरस मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी क्लासेस में कि राइवलरस मतलब माय कंजम्पशन ऑफ दैट गुड और सर्विस इज गोइंग टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी फॉर योर कंजम्पशन. Rivalrous means my consumption of any good or service is going to reduce the availability for your own consumption. So if you see the groundwater, sir, it is rivalrous. अगर मैं over consume करता हूं, so I am reducing the availability for the another one. Clear? In the same way, sir, street lighting. Nah, street lighting is not a common good. क्योंकि ये street lighting non-excludable तो है, but it is also non-rivalrous. It is also non-rivalrous. Clear? Fishing areas in coastal water, yes sir, non-excludable. Non-excludable, anyone can do that, but sir it is rivalrous. अगर मैं ओवर कंज्यूम करता हूं तो सर आई एम लीविंग इट लेस फॉर द अदर पार्टी. सर टिम्बर फ्रॉम अ कम्युनिटी फॉरेस्ट हार्वेस्टेड बाय लोकल विलेजर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो सर हाउ मेनी आर द करेक्ट? 3. सो द करेक्ट आंसर इज सी. आप देखो इसको मार्क करेंगे, ठीक है, लेट मी डू दैट. इसको मार्क करते हैं सी. क्लियर? लेट अस मूव अहेड. डन. तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 यू गाइस अटेम्प्टेड इट. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. तो आपको भी एंड में बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. सर विथ रेफरेंस टू कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. गाइज हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री भी, सब्स्टिट्यूट्स भी. फिर भी मैं आपको गाइज ये भी दिखा देता हूं हमारी पल्स हैंडरेटर नोट्स में.
यू गाइस कैन सी दिस ऑल्सो कि ये सब चीजें हमने अपनी क्लासेस में कवर की है, हमारे पल्स हैंड रिटन नोट. दिस इज द थर्ड एडिशन विच आई एम शोइंग टू यू राइट नाउ. दिस इज द थर्ड एडिशन. यू सी टाइप ऑफ गुड्स. मैंने टाइप ऑफ गुड्स को कैसे डिवाइड किया बेस्ड ऑन राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबिलिटी. देखो, यस और नो, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स तो पता ही बताएं. मैंने कॉमन रिसोर्स एंड नेचुरल मोनोपोलीज भी बताई हुई है. क्लियर? नॉट ओनली दैट, फिर मैंने आप लोगों को यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताए हुए. जस्ट लुक एट दिस. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट्स ऑल्सो. सो कमिंग बैक, so with reference to complementary and substitute goods, complementary are those goods which are consumed together to satisfy a want. सर substitutes कौन से goods होते हैं? Substitutes वो goods होते हैं which are being consumed. अगर consume करते हैं, it is replacing the other. So they both can replace each other. For example, tea, coffee. Clear? सर अगर if the price of a good rises, suppose करो A, B. क्लियर? इससे बेटर मैं आप लोगों को ये बताता हूं, रुकिए. देयर इज अ P Q R. सर इनमें एग्जांपल लेता हूं. P इज पेट्रोल, सर Q इज पेट्रोल कार एंड R इज ईवी कार. क्लियर? तो सर ये दोनों हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री. दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स because they will be consumed together to satisfy human want. Sir, Q and R हो गए आपके substitutes. These are substitutes. So with reference to complementary and substitute goods, now, sir, if the price of a good rises, the demand for its substitute is likely to increase or not. आप अब इसमें ये देखो, सर अगर Q का प्राइस बढ़ता है, अगर Q का प्राइस बढ़ता है, तो आप मुझे बताओ सर, अगर Q का प्राइस बढ़ेगा तो Q की डिमांड कम होगी, यस और नो? लेकिन सर उसके सब्स्टिट्यूट के लिए तो अच्छी चीज है, इसके सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड क्या है? डिमांड ऑफ R इज गोइंग टू इंक्रीज. और गाइस यही कॉन्सेप्ट को तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. यस और नो? Sir, cross price elasticity for substitute goods, it is positive. For substitute goods, it is positive. That means greater than 0. Getting my point? आप ये समझो, आपको ऐसे illustration जब आपको examples रखोगे तो it is easier for you to answer such questions. So if the price of a good rises, मान लेते हैं Q and R, substitute पे क्वेश्चन है, तो Q का अगर प्राइस बढ़ता है तो यार Q की डिमांड कम होगी ना, तो इसका ऑल्टरनेटिव जो है उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो रही है तो उसके ऑल्टरनेटिव की बढ़ेगी. क्लियर? नेक्स्ट, सर इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज P एंड Q, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, अगर P का प्राइस बढ़ता है, इट विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर बोथ. करेक्ट? सर बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी. सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यही मैंने आप लोगों को पढ़ा है. देखो अब आप बोलोगे सर पूरी क्लास करवा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, पूरी क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी. सर अगर पेट्रोल P पड़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होगी, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड. सर जब पेट्रोल बिकम एक्सपेंसिव, जब पेट्रोल एक्सपेंसिव है तो सर पेट्रोल कार भी अगर मेरे को चलानी है, डोंट यू थिंक इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव? सो देयर बाय सर Q को चलाने के लिए भी बहुत अब पेट्रोल महंगा लग रहा है, द प्राइस ऑफ रनिंग अ पेट्रोल कार विल इंक्रीज, सो द डिमांड ऑफ पेट्रोल कार विल कम डाउन. सो इन दिस केस, सर इन दिस केस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट. द आंसर वुड बी, ठीक है, द आंसर वुड बी C. क्लिक इट ऑन, गो टू नेक्स्ट. चलो बहुत बढ़िया, सेकंड भी हो गया हमारा. थर्ड, सर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड? सर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड? फर्स्ट, सर पॉपुलेशन साइज, ऑब्वियसली.
सर इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, कोई डाउट नहीं। सेकंड, ये देखो लॉजिकल क्वेश्चन, सर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यस, a decrease in the price of complementary good will lead to increase in the demand of its complementary good. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सर, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव। सर ये कैसे होता है डिटेल में? गाइस मैं समझा चुका हूं, खुद ही लॉजिकली लगाओ। पहला क्वेश्चन हमने अभी यही देखा, अ डिक्रीज इन द price of complementary goods, a decrease in the price of complementary good। सर अगर मेरा समझो पेट्रोल का प्राइस कम होगा, पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल कार लोग ज्यादा चलाएंगे नहीं चलाएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, यही तो लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की अगर प्राइसिंग कम होगी तो इसका डिमांड बढ़ेगा। थर्ड, सर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिल्कुल सही सर, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल सर, अगर पेट्रोल कार का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल कार की डिमांड कम होगी लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी। सो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फोर्थ, an expectation of higher future price, this is also right। अगर आपको लगता है कि इस गुड्स का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, इस पर्टिकुलर गुड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, तो आप लोग क्या करोगे कि अरे यार चलो ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। यू विल सडनली ट्राई टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड इन द करंट टाइम्स, इन द प्रेजेंट टाइम्स, बिकॉज यू नो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, देयर इज अ हायर फ्यूचर प्राइस, और उस एक्सपेक्टेशन की भैया फ्यूचर में मैं ज्यादा पे नहीं करूं, उसके बदले क्यों ना मैं अभी इस चीज को खरीद लूं। यस और नो? एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर फ्यूचर प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल सर, जब जीएसटी का पता चला कि भैया जीएसटी बचत उत्सव, जीएसटी का रेट कट होने वाला है, सब लोगों ने क्या किया, अरे यार बोर्ड को हम बाद में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि 28% की जीएसटी है, मेरी 18% लगेगी। सर हेल्थ इंश्योरेंस सर बाद में लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि जो हमारा जीएसटी जो है वो उसमें नील हो गया, जीएसटी कम होगा तो अब मेरी पॉलिसी जो है उसमें कम चार्जेस लगेंगे। सो लाइक दैट, जब प्राइस गिरता है, जब मुझे पता है कि एक फ्यूचर प्राइस अगर डिक्लाइन है तो मेरी करंट डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जब पता है कि वो ज्यादा होने वाला है तो करंट डिमांड विल इंक्रीज। आई होप ये चारों चीजें आपकी हो गई होंगी, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर इज सी। लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, हम मार्क कर रहे हैं ताकि एंड में स्कोर भी देख लें। सो दिस इज सी। नेक्स्ट देखो, तीनों अटेम्प्ट किया अभी तक हमने। फोर्थ क्वेश्चन, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, डेफिनेटली सर, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है आपको पढ़ाया हुआ है सर, दिस डिजिटल बोर्ड इज टेंजिबल व्हिच कैन बी बॉट एंड सोल्ड, बट ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल एंड इनहेरेंट टू इंडिविजुअल्स। यस सर, आप ये बोर्ड मेरे से ले लोगे सर, आप ये कैमरा मेरे से ले लोगे, लेकिन मेरी नॉलेज कैसे मेरे से ले लोगे सर? मेरी स्किल, जो पढ़ाने की स्किल है सर, वो मेरे से कैसे ले लोगे? दिस इज इनहेरेंट टू द इंडिविजुअल। दिस ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल और नॉलेज possessed by an individual, skill or knowledge possessed by an individual, ठीक है, possessed by an individual। चल, so first is right sir, unlike physical capital, human capital can be transferred from one person to another, this is wrong। सर ये फिजिकल कैपिटल ट्रांसफर हो सकता है। आप मुझे बोलोगे कि सर मैं आपको 2 लाख दे रहा हूं सर, मुझे ये बोर्ड दे दो। फिजिकल कैपिटल कैन बी ट्रांसफर, बट ह्यूमन कैपिटल, मैं आपकी नॉलेज शेयर कर सकता हूं बट मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। आई कैन शेयर माई नॉलेज बट इट कैन नॉट बी एज सच ट्रांसफर्ड। आप ये सोचो कि सर फुली ट्रांसफर हो जाएगा, नो। पढ़ाने की स्किल तो आपको सीखनी पड़ेगी। मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरीके से पढ़ाते हैं सर, हम स्टूडेंट्स का ऐसे चेहरा देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है अच्छा स्टूडेंट्स को अभी समझ में नहीं आया तो कुछ और तरीके से बताओ। गेटिंग माय पॉइंट? सो ह्यूमन कैपिटल कैन बी शेयर्ड
Knowledge can be shared, but it is actually the physical capital that can be transferred from one person to the another. Third, sir, unlike physical capital, human capital does not depreciate over time. This is again wrong. सर फिजिकल कैपिटल तो डेप्रिशिएट होता ही होता है. हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट देखा है डेप्रिसिएशन का. यस और नो? बट सर ह्यूमन कैपिटल डज नॉट डेप्रिशिएट. दिस इज रॉन्ग. व्हाई? with the aging guys, or we become obsolete due to technology, due to technological changes. Don't you think so? Human capital depreciate. आप सोचो ना यार. सर एजिंग तो चलो मैं समझ गया. सर आप मुझे बताओ, जिन लोगों ने बोर्ड में पढ़ाना नहीं आता, जिनको ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता, डोंट यू थिंक दोस टीचर्स disappeared? Their human capital can depreciate. It can depreciate. It can become obsolete over time, especially in the current times जब आप fourth industrial revolution में ले रहे हो. The changes are happening so fast, so fast. Clear? So this is wrong, 2 is wrong, 3 is wrong. The correct answer is A. ठीक है? So इसको मारते हैं, 1 is A only. कोई डाउट? देखते रहना, कुछ गलत तो नहीं मार्क कर रहा हूं. नेक्स्ट सर, कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिनेरियोस. ठीक है. इन विच ऑफ द गिवन अबव सिनेरियोस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी कंसिडर्ड 0. देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब मैंने आपको पढ़ाई थी, इट इज द व्हाट? इट इज द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव. जैसे आप लोगों ने ये चूज किया है to read economy, to watch this particular lecture, so you are sacrificing something. You are sacrificing something कि आप कहीं ना कहीं किसी दूसरा लेक्चर नहीं देख रहे हो किसी दूसरे का. yes or no? अब हो सकता है सर मेरे में से 10 में से 8 क्वेश्चन आए, और वो जो 2 क्वेश्चन नहीं आए किसी दूसरे में से आए, लेकिन उसमें से ओवरऑल 6 क्वेश्चन आए दूसरे लेक्चर सीरीज में से. लेकिन जो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है वो शायद किसी दूसरे टीचर ने पढ़ा है. So that is an opportunity cost that you missed out those 2 questions. So while choosing the alternative, आप हमेशा ये देखते हो कि सर मैक्सिमम आउटपुट कहां से आ रहा है. मैक्सिमम तो यहीं से है 8, लेकिन यू आर सेक्रीफाइसिंग दोस 2. कहीं ना कहीं बहुत क्लास से देखते देखते कहीं ना कहीं वो 2 क्वेश्चन मिस हुए आपसे, which you could have attempted if watch those lectures. That is the opportunity cost. So it will be, opportunity cost will be 0 if a resource has a multiple uses. अगर एक रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हैं, इट विल बी 0. अगर एक रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी देयर. कुछ ना कुछ होगा. लेकिन सर अगर रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस ही नहीं है, सर अगर रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस है ही नहीं है, रिसोर्स इज हैविंग सिंगल यूज, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 0. पहली चीज. क्यों? क्योंकि अगर आप वो रिसोर्स यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग. देन अगर आप उस रिसोर्स को यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग गाइस. देन सर अगर वो रिसोर्स में स्कार्सिटी नहीं है, देयर इज एन अबंडेंस, that is in abundance, then in that case also you are not sacrificing anything. और अगर आप कुछ sacrifice ही नहीं कर रहे होगे तो opportunity cost is 0. opportunity cost तब होगी जब आप कुछ ना कुछ sacrifice कर रहे हो. like if I'm teaching it here, I am sacrificing my teaching at various institutes. like अगर मेरे पास है कि भैया ऑप्शंस की आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अपने 6 आवर्स 8 आवर्स वहां पे पढ़ाओ, परमानेंट सैलरी लो, परमानेंट इकोनॉमी के टीचर बनो टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में. बट मैंने क्या ऑप्शन चूज किया? नहीं, मैं अपना टाइम अपने इंस्टीट्यूट में देना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू बिल्ड इट माई ओन. तो व्हेन आई एम चूजिंग दिस ऑल्टरनेटिव, आई एम सैक्रिफाइसिंग एन एनुअल पे दैट इज इन CRs गाइस. आई एम सैक्रिफाइसिंग दैट. सो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. व्हाई? क्योंकि एज अ रिसोर्स I have a multiple use. That is, as a content, I can like make the books, earn royalty from that. As a teacher, I can teach at my own institute. So as a teacher, I can teach another institute and get a permanent salary. I am a multiple use. Plus, there is a scarcity.
Scarcity, there is only one Amit sir. So this is what I'm talking about. अगर एक opportunity cost तभी होगी when you are sacrificing something. Otherwise, if you are not sacrificing anything, it will be zero. Opportunity cost can be considered zero if you are not sacrificing anything. ठीक है? If you are not sacrificing anything. और ये तब पॉसिबल है जब रिसोर्स का एक सिंगल यूज या रिसोर्स आपका अबंडेंस में. नाउ लेट अस सी. सर फर्स्ट अ फैक्ट्री, सर जिसकी एक आइडल मशीन है, आइडल पड़ी मतलब खाली, नो यूज, which are now used to produce goods and services without displacing any other production. Sir, this is opportunity cost will be zero. Why? Sir, अगर आप इसको यूज किया आपने for the production of goods and service तो well and good. सर अगर नहीं भी करोगे तो खाली पड़ी रहेगी. That means, are you sacrificing anything if you are using these machines? No. ठीक है. Second, a person volunteers their time for a charity event on a day when they had no other commitment. तो जब कोई अदर कमिटमेंट ही नहीं है, आप फ्री बैठे हो, तो उसकी जगह आपने वॉलंटरी कर ली, आपने क्या सेक्रीफाइस किया? कुछ भी नहीं. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी जीरो. A student decides to study in the library during a time जब उसकी कोई अदर प्लान्ड एक्टिविटीज नहीं है, अगेन जीरो. अ कंपनी यूजेस लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स, जिसका कोई यूज नहीं है, फ्रॉम अ प्रीवियस प्रोडक्शन प्रोसेस टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो. ठीक है. लेट अस सी, आंसर इज दिल्ली. नेक्स्ट. अच्छा अब देखो सिंपल क्वेश्चन है ये तो. सर सिंपली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और एग्जांपल दिए. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मैंने आप लोगों को बताया है गाइस. देखो ये सब चीजें गाइस हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, दिस ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन आवर पल्स हैंड रिटन नोट्स. दिस इज आवर 3rd एडिशन गाइस. सो यू कैन सी हियर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. In which situation opportunity cost may be zero, single use factor, same चीज, factors of production, then concept of capital. देखो fixed versus working capital, human versus physical capital. So conceptually we are checking every, like हमारा हर एक क्वेश्चन आपके हर एक कॉन्सेप्ट पे, ताकि एक बार आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए ना. क्लियर. कमिंग हियर, factors of production. There are 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneurship. So land refers to the natural resources. What are the natural resources? सर जैसे आपके natural resources oil reserves हो गए, आपके minings जो minerals हो गए, आपके soil, air, water. तो this is correctly matched. So labor, a teacher instructing the students. Yes, a labor. I'm a part of the labor who is providing this lecture to you. ठीक है. Then we have capital, the machinery in a manufacturing plant. Yes. Look at this. This is a physical capital. This board. Physical capital. Then entrepreneurship is that factor of production which organizes these 3 factors of production and take a risk. Now sir, this investor funding in a new age startup, let me tell you, this is not an entrepreneurship, this is an investment. It will best come under capital, and even under capital it is which type of capital? Financial capital. Are you getting my point? Entrepreneurship is one who organizes the factors of production, other remaining factors of production, to take a risk and produce the goods and service. This is just an investor, it's an investment. Are you getting my point? Just an investor, just an investment, which can better come under the category capital. In the capital, financial capital. ठीक है. So how many pairs are correctly matched? It is 3. 3 pairs are correctly matched. चल next. Sir, how many of the above measures contribute to human capital formation? Simple guys, ये तो easy है वैसे. Human capital, we have discussed. Human capital refers to the skill, knowledge possessed by an individual. तो इसमें ऐसे कौन से measures हैं that boost the human capital? Sir, first, Right to Education Act. Yes sir, definitely providing education, boosting the human capital. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Yes, this is leading to skills.
ingraining, or you can say training of certain aptitude or certain skills, whatever that. This leads to skill development. Sir, increased budget allocation for rational rural health mission. Yes, if your health is better, human capital will be much, much better. Clear? अब आपको मैं एक लॉजिकली एक सिंपल सी बात बताता हूं. आप सोचो, देयर आर सो मेनी टाइम्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट ईयर गाइज. Last year my health was highly, I would say, I was not well, I was not keeping well. Some or other thing, sometimes it was happening, कुछ ना कुछ चल ही रहा था. And then it got culminated the same time in the last year when there was so much pollution. मतलब मैं बोल तक नहीं पा रहा था. Luckily this year pollution has not affected me that much, but last year the pollution was seriously taken a toll on my health. अब जब मुझे बताओ, जब मेरी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो मैं कैसे कुछ न्यू स्किल इम्बाइब कर पाऊंगा? माय माइंड विल नॉट बी एबल टू वर्क एट इट्स 100%. नीदर आई कैन स्किल, नीदर आई कैन लर्न एनी न्यू नॉलेज. जब मैं ले ही नहीं पाऊंगा नॉलेज, माय स्किल, सो डोंट यू थिंक ह्यूमन कैपिटल वुड बी अफेक्टेड? इसीलिए अगर आपका हेल्थ ठीक है, दिस कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सर, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर मशीनरी, दिस इज नॉट. Sir, this will lead to the formation of physical capital. Sir, this will lead to the formation of physical capital. So, correct answer would be only 3. ठीक है, चलो. Next, sir, the concept here we are going to discuss is types of capital. In this, we are going to discuss fixed versus working capital. कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूं गाइस, अगर आप देखोगे वैसे क्लासेस में भी समझा चुका हूं. फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू दोज एसेट्स व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द कंपनीज लॉन्ग टर्म एसेट्स. क्लियर? एंड द वर्किंग कैपिटल इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. देयर आर टू मीनिंग. फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट कैपिटल व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, used in the production process, clear, as support or to produce goods and services, but working capital is, sir, used up. It is used up, basically it is used up during the production process. ये खुद यूज हो जाता है during the production process. And the very important point guys, फिजिकल कैपिटल अगर मैं बिल्ड कर रहा हूं, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल, इट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट दैट आई एम बिल्डिंग, लाइक दिस डिजिटल बोर्ड, इट्स अ फिक्स्ड कैपिटल. दिस इज समथिंग गाइस दैट आई हैव क्रिएटेड एज अ लॉन्ग टर्म एसेट फॉर द कंपनी. लेकिन सर, द सैलरीज व्हिच हैव बीन गिवन टू द कंटेंट डेवलपर्स फॉर मेकिंग द कंटेंट, सर, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल. इट इज देयर फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस, इट इज यूज्ड. क्लियर? सो लेट अस सी सर, फिक्स्ड कैपिटल की अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड कैपिटल, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज नॉट, दिस विल कम अंडर द वर्किंग कैपिटल. सर, व्हाट अबाउट इन्वेंट्री? सर, इन्वेंट्री अगेन, अच्छा हाँ सॉरी, ये तो पूछा वही है ना. सो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सर, दिस इज करेक्ट, इट इज अ वर्किंग कैपिटल. सर, दिस ऑफिस इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर, यस सर, दिस इज फिक्स्ड कैपिटल. Then cash available for day-to-day operation. Yes, sir. This is also, yes, sir, this is also working capital because this is used during the production process. But sir, ये जो computer है, it's a fixed asset, long-term assets. So that's a fixed capital. The correct answer would be C. ठीक है? Next, structural transformation. A simple concept, guys. Structural transformation. See, India, if I talk about structural transformation, if you look at the experience of various countries, you must have seen that generally the countries moved from agriculture to industrial to services phase. But I discussed this idea that India is a country which shows a unique structural transformation. India is that country which showed a unique structural transformation, jumped directly from agriculture to services. It bypassed the manufacturing state. Clear? And why I'm saying bypass? Because you will never find out since independence till
the present time that manufacturing or industry sector contributed to more than 50% of GDP. But you will definitely find Indian agriculture on the eve of independence contributed more than 50. Services sector, today it contributes more than 50, but you will never find out about this. Clear? Sir, हाँ, अगर कोई country में move कर रही है from agrarian to industry to services, it is associated with increase in productivity and income levels, directly explained in the class. Same concept. ठीक है? Sir, all economies experience structural transformation at the same pace and in the same manner. Wrong. ना pace same होती है, ना manner same होता है, ना manner same. Sir, for example, exception itself is India only. Exception is India only. Sir, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज देखोगे, वेदर यू टॉक अबाउट चाइना और इवन सपोज चाइना ईस्टर्न में हो गया, बट वेस्टर्न कंट्रीज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस और द कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, सर उन लोगों ने भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया. बेस्ड ऑन दैट इट हैज बीन फाउंड आउट जनरली वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू सर्विसेज. बट इंडिया शोड अ यूनिक स्टेज. सो थर्ड इज रॉन्ग. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2. The correct answer is then Bombay. ठीक है? Next, sir, which of the given above activities are part of real sector? Real sector. अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग है guys. Just look at this. Just look at this. चलो देखो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने डायरेक्टली बताया. What is the trend that is followed by countries like this, developing countries like China, but India witnessed a unique transformation, directly jump from agriculture to service and bypass industrial. But very important point, आप देखो real sector और financial sector. जनरली आप लोग इकोनॉमी में क्या पढ़ते हो? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. बिल्कुल मैं भी वही पढ़ाता हूं, लेकिन आप ये मत सोचो सिर्फ वही सेक्टर्स होते हैं. लुक एट दिस रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, रियल सेक्टर. So if we look at this particular question in which I'm going to talk about the real sector. So what does this real sector means? Real sector refers to the activities. It refers to the activities which is involved in the production of goods and services. Production of goods and services. Guys, एक हमने अब ये समझो एक तरीके का सेक्टर आपका ये होता है दैट वी डिवाइडेड द इकोनॉमी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड इवन क्वाटरनरी एंड क्विनरी. बट द वन वे, देयर इज वन मोर वे ऑफ क्लासिफाइंग द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इनटू रियल सेक्टर व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. वन इज फाइनेंशियल सेक्टर दैट रेफर्स टू इनडायरेक्ट प्रोडक्शन बट इट इज मोर अबाउट associated with giving loans, deposits, financial sector. And third is government that is involved in the regulation sector. So ये जो क्वेश्चन है इसे पूछा है रियल सेक्टर. Now if I talk about this real sector, sir, manufacturing of automobiles, yes, clear, this is real sector. Providing financial advice, no, this come under the financial sector. Clear? Second, third. So this is wrong. Growing and harvesting crops, yes, it come under real sector. Offering retail services, it come under the real sector. So correct answer would be Bombay. ठीक है? चल, let's move to the next question. So next question is about which of the following is a characteristic of command economy. So guys, हम लोगों ने जब economic, when we divided the types of economy into capitalist system and capitalist system and socialist system में I told you that the government is responsible or the factors of production except the labor is owned by the government. In that case, it's the government that is responsible for the production of goods and service, distribution, allocation. The government is looking after all that. अब जब गवर्नमेंट का रोल इतना बड़ा हो जाता है, then we call that economy as a command economy. So it is ultimately the government that is making all significant decisions about the production and distribution of goods. Clear? अच्छा सर, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, गाइस मैंने जब आपको यहीं पे इसी टाइम पे जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाया था,
I told you that this concept was provided by Adam Smith in his book, The Wealth of Nations. And what he means with the invisible hand, he says that government should not intervene in the welfare of the people. Government का कोई काम नहीं है that they should intervene in the welfare of the people. It is actually the market forces of demand and supply that will automatically look after the welfare of the people. और अगर आपको याद होगा, मैंने पूरी चीज आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन की थी, पूरी की पूरी, that how the firm looking after their self-interest, operating in a competitive environment, go for technological adoption, which will result in innovation, so that वो किसी भी तरीके से कंज्यूमर को they will provide the high quality goods at a cheaper price. Otherwise they will not survive, they will perish from the market. और perish कर गए तो sir that will go against their interest, ना? So self-interest and competition, that is somehow encouraging them to give the customers a higher quality product at the cheaper price. Clear? So it is actually the unseen forces of supply and demand that guide individuals to unintentionally promote society's welfare through their self-interested actions. Next, जब मैंने आपको कॉमन रिसोर्स बता दिया है तो उसी टाइम पे मैंने आपको पब्लिक गुड्स बताया था. Sir, which of the following are the examples of public goods? Clear? Public goods are those goods. Please do not consider the definition. So public goods are those goods which can be provided by the government. No. It is a technical term, which means that public goods refers to those goods which is, sir, non-excludable plus non-rivalrous. Non-excludable plus non-rivalrous. Clear? So if I talk about sir national defense, it is non-excludable. आप लोग टैक्स नहीं भर रहे हो, यूजर चार्जेस नहीं भर रहे हो, स्टिल द डिफेंस सर्विस इज ओपन फॉर यू एज कंपेयर टू मी. सर मैं टैक्सेस भी भर रहा हूं, यूजर चार्जेस भी हैं. सो सर देयर इज नो एक्सक्लूडिंग, नो पर्सन इज एक्सक्लूडेड. एंड सेम गोज फॉर द राइवलरस. मैं जो डिफेंस सर्विस कंज्यूम कर रहा हूं, एम आई रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी फॉर यू? नो सर, दोनों के लिए सेम है नेशनल डिफेंस. स्ट्रीट लाइटिंग, यस इट्स ऑल्सो अ पब्लिक गुड. क्लास में यही एग्जाम्पल दिया था. Uncongested non-toll highways, yes. Sir, private healthcare service, this is wrong. This private healthcare service, sir, this is excludable. Why it is excludable? It's private. That means, sir, जिसके पास purchasing power है, जो fee afford कर सकता है, they can only go to that healthcare service. Plus, it is rivalrous also. Why rivalrous? क्योंकि sir, hospital की भी एक सर सीटिंग, हॉस्पिटल बेड की भी एक लिमिट होती है. तो अगर आप एक बेड कंज्यूम कर रहे हो, यू आर रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी फॉर मी. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो राइवलरस. इट इज इन दिस केस इट इज अ प्राइवेट गुड, नॉट पब्लिक गुड. ठीक है, ये देखो ना. तो इसका आंसर क्या हुआ? 1 2 3. इट्स आंसर इज बॉम्बे. लेकिन उसको बताने से पहले देखो, मैंने आपको ये सब बताए हुए हैं यार, बहुत डिटेल में गाइस मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है. सो आई एम प्रिटी श्योर. ये देखो ना, प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस. क्लियर? सो इसका आंसर बॉम्बे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the examples of merit goods? Let me tell you guys, merit goods are those goods which have positive externalities. Merit goods are those goods which have positive externalities. Sir, what I mean with the positive externalities? Sir, positive externalities जिसमें that means externalities का मतलब unintended benefits, intended benefits in the production of goods and services. In the production of goods and services. Unintended benefits in the production of goods and services. अब ये जो unintended ये benefits है, these are positive, है ना, positive. इसको आप benefits की जगह consequence भी लिख सकते हो.
सर अगर कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव्स हैं तो वो आपके क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। क्लियर? सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ मेरिट गुड्स? द फर्स्ट इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। यस सर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, सर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, ऑल दैट, सो दैट इज वन। सर वैक्सीनेशन से हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी, इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करूंगा। क्लियर? सिगरेट्स, नो, दिस इज एक्चुअली अ सिन गुड और come under the category of demerit good. सर प्राइमरी एजुकेशन, यस प्राइमरी एजुकेशन से क्या होगा, बच्चे का ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होगा, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द नेशन, दैट विल रिजल्ट इन हायर जीडीपी। सो 1, 2 एंड 4 क्लियर। एक और पॉइंट, मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स जिसमें अगर आप देखोगे योर सोशल बेनिफिट्स इज मोर देन इंडिविजुअल बेनिफिट्स। Clear? So the correct answer would come out to be A. Next, that is the division of the good into capital or consumer. Clear? Basic idea आपका clear है? Sir, capital good is that good which aid in the production process. Sir, capital good is that good which aid in the production process. Sir, consumer good is that good which is used for consumption, which is used for consumption, which is used for consumption purpose by the consumer. So a restaurant kitchen equipment, yes, a restaurant kitchen equipment is a capital good. क्यों? क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट है उस इक्विपमेंट से यूज करके इतनी डिशेस रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आपको। Yes or no? So this equipment is aiding in the production of goods and services. Sir, television set for home use. Yes. Sir, television set is for home use is a consumer durable good. ये भी बता देता हूं. It's a consumer durable good. Construction cranes. Yes, sir. It's a capital good. Personal car used for commuting. Sir, it's also a consumer good. So all of the above. All the 4 pairs are correct. All 4 pairs. Next, ये क्वेश्चन बढ़िया था इसमें। अब एक्चुअल में सही बताऊं, इसको हम लेवल 2 में डालना चाहिए था वैसे मेरे को, सॉरी टू से, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिलोंग्स टू लेवल 2, दैट इज एनालिटिकल एमसीक्यूज। ठीक है? इफ अ गुड हैज अ प्राइस elasticity of demand greater than 1, that means price elasticity of demand is change in demand divided by change in price. Clear? If this elasticity is more than 1, we call that good as a elastic good. पढ़ा चुका हूं आपको, we call this good as a elastic good. We call this good as a elastic good. Clear? So what does that say? इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यह है, अगर 10% इंक्रीज करते हैं in the price of good, if the price of good increases by 10%, the demand is going to decrease by more than 10%. Yes, सर अगर मैं बोल देता हूं ये 10% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज कहने का मतलब सर 10% दैट इज, मानो अगर 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट से, तो डिमांड अगर इसकी वैल्यू मोर देन 1 है तो डिमांड शुड बी चेंजिंग बाय मोर देन 1। यस और नो? डिमांड शुड चेंज बाय मोर देन 1। और सर लॉ ऑफ डिमांड क्लियरली बोलता है अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा। सो अगर प्राइस बढ़ रहा है बाय 1 यूनिट, डिमांड विल बी चेंजिंग बाय मोर देन 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 और डिमांड कम होगा, तो इट विल डिक्रीज and more than 10%. So this is correct. और पता ये कब होता है? These elastic goods, ये कौन से goods होते हैं sir which are elastic, जिसकी price elasticity is more than 1? Which goods show such behavior? Tell me. Sir, it is actually those goods which are luxury goods. Luxury goods, not necessity. Sir, necessity की तो price elasticity is almost zero. It is an inelastic good. Clear?
बट जो लग्जरीज होती हैं गाइस, लग्जरीज दे हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन वन. क्लियर? लग्जरी गुड्स आर इलास्टिक गुड्स एक्चुअली. लग्जरी गुड्स आर इलास्टिक गुड्स. ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन देयर इज अ लाइकली टू हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. दिस गुड इज लाइकली टू हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. इट इज पॉसिबल. सर अगर इसने प्राइस बढ़ाया तो मैं कहूंगा यार मैं ये वाला गुड इधर से क्यों ले रहा हूं, दूसरी जगह से ले लेता हूं. मेरे दिमाग में ये गुड की डिमांड कम क्यों हो रही है? बिकॉज आई कैन शिफ्ट टू द अदर सब्स्टिट्यूट. इट्स सब्स्टिट्यूट गुड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस गुड is likely to have close substitutes that is available in the market. Clear? So this is right. Sir, total revenue will decrease if the price of good is increased. निकाल लेते हैं ना सर. Total revenue equal to price into demand. Clear? सर तो इनिशियल टोटल रेवेन्यू है आपका पीडी. सर अब मैं मान लेता हूं प्राइस इंक्रीज हुआ बाय 10%. सो न्यू टोटल रेवेन्यू, न्यू प्राइस 10% इंक्रीज हुआ तो इसको मैंने लिख लिया 1.1 पी. एंड डिमांड, सर डिमांड डिक्रीज होगी कम से कम 10% से ज्यादा. मैं फिर भी मान लेता हूं डिमांड इज 0.90. प्लीज गाइज अंडरस्टैंड द टोटल रेवेन्यू विल बी लेसर देन दिस. न्यू टोटल रेवेन्यू विल बी लेसर देन दिस. क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ये जो डिमांड है this will be dropping by at least 10%. आप समझ लो, अगर PD 1 है, अगर मैं 1 ले लेता हूं तो अगर ये 10% से बढ़ा है तो ये 10% से घटा है. तो अगर ये 10% से बढ़ा है तो 1.1 पी, ये 10% से घटा 0.1 डी. लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1. तो अगर ये मोर देन 1 है मोर देन 1 है तो जो डिमांड होगा न्यूमरेटर, सर न्यूमरेटर में जो डिमांड में चेंज आएगा it will be more than 10%. That means minimum 10%. तो इसीलिए कितना मिनिमम हमने कर दिया? मिनिमम 0.90. दैट इज 10% चेंज मिनिमम किया तो 0.90. इसकी वैल्यू इससे कम ही जाएगी. तो टोटल रेवेन्यू जो आ रहा है अब, दिस विल बी द मैक्सिमम. दिस विल बी द मैक्सिमम. तो दिस इज गोइंग टू बी लेसर देन द प्रीवियस वन और नॉट? सो टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज if the price of a good is increased. इस तरीके से करना था ये आपको. So the correct answer would be 1, 2 and 4. I hope ये बात आपको समझ में आई है. Total revenue equals to price into demand. अब price elasticity of demand अगर more than 1 है, more than 1 है, मैं कहता हूं equal to 1 में demand is going to drop by 10%. Clear? If demand is going to drop by 10%, तो you see, so that will become 10% से कम तो 0.9 तो मैक्सिमम. इसकी वैल्यू 10% बढ़ी तो 1.1 पी. लाइक दैट. तो आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू 0.9 पीडी. चलो, तो सही आंसर इज बॉम्बे. नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको बता दिया है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट्स. यस, क्लियरली गाइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इट इज पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री. इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज 0, देन गुड्स आर लाइकली टू बी अनरिलेटेड. परफेक्ट. ये ऑब्वियस क्वेश्चन है. डायरेक्टली गाइज अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है, यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस इजीली. सर which of these goods is likely to have high positive income elasticity of demand? Income elasticity of demand is calculated like change in demand with respect to change in income. For normal goods, in generally अगर आपको याद होगा, for normal goods ID is positive. For normal goods IED is positive. Clear? अब हाई, इट वॉन्ट्स दैट हाई. तो जो हाई आईडी ये तब होगा, इट इज फॉर लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स, फॉर एग्जाम्पल हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. फॉर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज गोइंग टू बी इनकम. जैसे ही आप सोचो ना, आपकी इनकम बढ़ेगी,
आप क्या डिमांड करोगे? कार, आईफोन, यस और नो? सो यू आर गोइंग टू डिमांड दैट. So with the increase in income, you are going to have higher demand for high-end electronics. Next, basic food staples. No, basic food staples, guys. This is necessity, and necessity goods show inelastic nature. Necessities show inelastic nature. खुद लॉजिकली सोचो ना, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऐसा करोगे क्या कि रोटी में अब 2 से 5 खाऊंगा? ऐसा करोगे क्या? नो, नॉट एट ऑल. डिजाइनर क्लोथिंग, यस, लग्जरी. यार आप सोचो, जब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए, मुझे आज भी याद है जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड आई सी द रेवेन्यू कमिंग अप, आई वाज लाइक चलो लेट्स गो टू लुई फिलिपे, विल वेयर द लुई फिलिपे शर्ट्स. और पहले नहीं पहनते थे. जब मेरे को याद है कॉलेज में जब मैं था आईटी बॉम्बे में, हम लोग बैंड्रा जाते थे, मरीन ड्राइव, वो जो स्ट्रीट्स होती थी वहां से हमने टी शर्ट्स पहनी है. So at that time we were earning. Sorry, we were not earning. We were just a student. But जैसे इनकम आपकी बढ़ती गई, you move to the higher sections, designer clothing. Clear? Then public transportation. This is important. This is wrong. Public transportation does not show a positive income elasticity. No. It will have negative IED, which means, sir, with the increase in income, the demand, with the increase in income, the demand for public transportation is going to reduce. मैंने आपको ये गुड बताया था, this is an inferior good. आप बताओ जब आप आईएएस बनोगे, आप बताओ जब आप आईएएस बनोगे तो आप अभी भी तब भी मेट्रो से आओगे ना? जब आप इनकम स्टार्ट करोगे, यू विल ट्राई टू ओन योर पर्सनल व्हीकल. हाँ, ये बात अलग है. जैसे हमें देखो, दिल्ली में जब ग्रैब 3 लग गया तो आई हैव डीजल का BS4. क्लियर? तो अब आप तब बैन हो गए, अब मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना पड़ रहा है. दिस इज फोर्स्ड. But if I tell you, since the last 7 years, I have not used metro except in the last few days. Why? Because with the increase in income, you don't want your public transportation. The demand for public transportation reduces. So the correct answer is 1 and 3. Clear? So these are goods which are likely to have a positive income elasticity. Next, different market structures are given. Market structures. So first market structure is perfect competition. Perfect competition हम लोग देख चुके हैं. खास बात, perfect competition refers to a market structure जहां पे they are selling homogeneous product without any entry or exit barriers. And in that case, the firms are price takers. They have no control over price. So this is right. Clear? Then monopoly की अगर मैं बात करूं, this thing is going to come here. Monopoly is a single firm dominating the market with significant barrier to entry. Correct? Monopolistic competition, there are many firms, but uniqueness क्या है? They offer differentiated products. Correct? Oligopoly में few firms dominate the market with significant interdependence. This is correct. Directly guys, ये सब हम लोगों ने देख लिया है. You look at this market structure that we have given in our Pulse handwritten notes. Just look at this. Same to same, exactly. Monopolistic competition, similar but slightly differentiated products. Perfect, homogeneous. Monopoly, unique product. Clear? Perfect competition mein they are price takers. So like that, we have already given this. So answer for all of these, this will be all 4 pairs. Next. Sir, which of the following is an example of market failure? Now, what I mean with the concept of market failure, guys. See, if I talk about the market failure occur when free market failure occur when free market fail to allocate resource efficiently. Fail to allocate resource
inefficiently, sorry, fail to resource allocate resource efficiently, na, resource efficiently. Clear? So market failure, it occur when free market fail to allocate allocate resources efficiently. So thereby this can lead to underproduction of merit goods. This can lead to underproduction of merit goods or overproduction of demerit goods. Overproduction of demerit goods. ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट फेलियर. फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन फ्रॉम अ फैक्ट्री. हम क्या कंसिडर कर रहे हैं पॉल्यूशन फ्रॉम अ फैक्ट्री में? ओ फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग दिस मच, तो सर उसका आउटपुट आपने गिन लिया प्लस. तो आप क्या कर रहे हो, इसी मार्केट में जो प्राइस सस्ता पड़ रहा है, चीपर. लेकिन सर व्हाट अबाउट दिस pollution which is adding a cost, society cost. This is a cost, society cost. सर अगर आप ये सोशल कॉस्ट ऐड करोगे, सोशल कॉस्ट फ्रॉम दिस पॉल्यूशन, इफ यू ऐड इट टू द आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री, सर फैक्ट्री की वैल्यू जो प्रोड्यूस कर रहा है सर उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और सर प्राइस बढ़ जाएगा सो देन इट विल लीड टू अंडर प्रोडक्शन. लेकिन अभी क्या है सर, अभी फैक्ट्री से आउटपुट आ रहा है, चीपली प्रोड्यूस हो रहा है, so that is leading to the overproduction of good which is actually causing pollution. लेकिन अगर आपने इसकी वैल्यू अकाउंट की होती सर, this is also a social cost, why you have not included this social cost in the production of goods and service? अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो सर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, सर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम, सर डिमांड कम तो there will not be over production, there will be production based on the demand. So this is a market failure. Sir, under provision of public goods, this is a market failure. क्यों अंडर प्रोविजन? क्योंकि पब्लिक गुड्स गाइस दे हैव सम सोशल बेनिफिट्स. क्लियर? दे हैव सोशल बेनिफिट्स. अब सोशल बेनिफिट्स हैं तो भैया आप उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो. अब जब उसको इंक्लूड ही नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो महंगा लगेगा. अरे यार वी आर प्रोड्यूसिंग दिस गुड बट इट इज सो कॉस्टली. अरे उसके सोशल बेनिफिट्स को इंक्लूड तो करो. सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट अ मार्केट फेलियर. Instead, the market wishes to be like this. Information asymmetry. This is again a market failure. Clear? So the correct answer is 1, 2, and 4. So no doubt. Next, which of the following brings the difference between monopolistic competition and perfect competition? Sir, firms in monopolistic competition produce identical products. Wrong. Firms in monopolistic competition they produces differentiated products. Instead perfect competition में क्या होता है, ये identical product करते हैं. Sir, firms in monopolistic competition faces no barriers to entry. False. They face barrier to entry but they are less. Sir, the firms in monopolistic competition have some market power. Yes, they have some market power in deciding the prices due to product differentiation. While firms in perfect competition, does they have any market power? They have no market power in produce identical products. Clear? Then you have firms in, this is wrong, so the correct answer is C. ठीक है? Again the same type of questions. Consider the following market structure with the respective examples. So perfect competition में yes, agriculture market with sellers, many sellers of identical products. Correct. Monopoly, yes, the local utility company is providing electricity. Guys, this is more or like monopoly only. Why? Because there is high infrastructure cost and thereby sir अगर high infrastructure cost है तो कहीं ना कहीं, don't you think so, अगर सर high infrastructure cost है तो कहीं ना कहीं सर don't you think so there is entry barrier. ठीक है सर. oligopoly, yes, airline industry with a few large firms, there are only few players are there in the airline industry, so that is also an example. Monopolistic competition, yes, clothing brand offering differentiated product, जैसे वेस्ट साइड का देख लो, या सपोज Zara.
स्निच, ये सब क्या है? क्लोथिंग ब्रांड है, लेकिन हर कोई के अपने अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। जारा के ट्रेंडिंग डिजाइन्स, H&M का कुछ और, स्निच बॉयज के लिए फंकी सी टी शर्ट, शर्ट्स, वो सब चीजें। सो देयर आर मल्टीपल क्लोथिंग ब्रांड्स, बट दे हैव some market power to decide on their prices. Why? Because each one is offering differentiated product. So the correct answer is on all four pairs. नेक्स्ट सर, गिफिन गुड्स। आई होप आप लोगों को याद होगा गाइज, हम लोगों ने टू टाइप ऑफ गुड्स पढ़े थे विच आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सर, गिफिन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स। सर, दीज बोथ गुड्स आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. So Giffen goods exhibit an increase in demand as the price rises, contrary to the typical law of demand. Perfect. यही पढ़ा था. They generally lack close substitute. Yes. Making consumers more dependent upon them. Yes. Sir, these goods are primarily associated with luxury market. No, 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 no. These goods are mainly inferior goods. Inferior goods. Sir, luxury markets वाले तो जो goods होते हैं वो होते हैं Veblen goods. लग्जरी मार्केट वाले तो गुड्स होते हैं वो होते हैं वेबलाइन गुड्स. सो दिस इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, चलो डन. नेक्स्ट, which of the given above statement is or are correct about the income elasticity of demand? Clear? A good is considered a normal good if its income elasticity of demand is positive. Perfect. यही तो आपको बताया था. If IED is positive, a good is considered to be a normal good. If the income elasticity of demand is greater than 1, the good is considered a luxury. Discuss कर चुके हैं. Basically, luxury goods shows elastic nature. They have elasticity more than 1. चाहे फिर वो price elasticity of demand हो, चाहे वो income elasticity of demand हो. Sir, inferior goods have negative income elasticity of demand. बिल्कुल right. ये भी डिस्कस किया है. एक एग्जांपल आज ही बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. Clear? So the correct answer is Bombay. So the last question for today is, sir, with reference to the law of demand, consider the following statement which says, as the price of good decreases, the quantity demand increases. Perfect, sir. कितनी बार पढ़ लिया है? If the price of good decreases, the demand of the good increases. Inverse relationship. Sir, it is applicable to all goods including Giffen goods. False. There are exceptions, sir. Giffen goods and Veblen goods. These goods are exception to the law of demand. So this is wrong. The correct answer is A. So with this, we complete our 25 MCQs. That is a part of our MT1. MT1, that is micro target 1. Should we submit this test? Let us see. ठीक है. So what happened? I think कुछ तो 34 करेक्ट. अच्छा, इसका एक इशू एक था. ठीक है. सो अगर आप देखोगे व्यू सॉल्यूशंस में ऑल द 25 क्वेश्चंस आर राइट. इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद आपने ये सॉल्यूशंस देख लिए. ठीक है, सॉल्यूशंस देख लिए. आप ऐसे सॉल्यूशंस देख सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे जाके. यू कैन सी हियर, look at the solutions that is being given for each question. Now you can go to the back to the question bank. तो आप ये देख सकते हो कि ये पहले हमारे लिए प्रैक्टिस था. Now we have attempted that question. So यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन आ रहा है, कभी भी जो आप देख सकते हो फ्यूचर में. लेकिन the interesting thing, why this is real time, why this is real time tracker? Look at this progress report. Look at this progress report. आप ये देखो, आज के दिन में सपोज आई हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. सो यू सी हाउ मच एक्यूरेसी आई हैव अचीव्ड. लुक एट दिस, हाउ मच एक्यूरेसी आई हैव अचीव्ड. सर, हाउ मच इज द टारगेट? दिस इज द एक्यूरेसी. दिस इज द एक्यूरेसी. ये इसीलिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आज प्रैक्टिस करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस आई विल बी प्रैक्टिसिंग टुडे, वो यहां पर आ जाएंगे. क्लियर? और आप ये देखो, ये रहा, आपने आज दिन में इतने टारगेट अचीव कर लिए, मोर देन इट. ठीक है. फिर आपके सिलेबस ट्रैकर के बाद अगर आपको वीक एरियाज देखना है तो आप वीक एरियाज भी देख सकते हो. ठीक है, वीक एरियाज में देखो एक्यूरेसी मोर देन 1. लुक एट दिस.
ठीक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, ये इसीलिए ये मैंने एक हमारा मान के चलो कि एक डमी अकाउंट है, तो डमी अकाउंट, लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करो और आप ये देखो इंट्रोडक्शन टू टॉपिक्स जो मैंने आज किया है ग्रेटर देन 60% एक्यूरेसी, तो दैट विल बी कमिंग अप हियर, ठीक है। और अगर लेस देन 40% तो आपके टॉपिक्स यहां पे आ जाएंगे, बस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड देन यू कैन कंपेयर ना ऑन द पीयर्स लाइक ओवरऑल रैंकिंग कि कितने लोगों ने देखो कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। यू कैन सी ये आपकी ना पीयर की टोटल कितने क्वेश्चंस आपके जो पीयर्स हैं वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल गाइस। अच्छा एक और चीज, कभी भी आप जब अपना कोई टारगेट अचीव करते हो तो व्हाट आई वांटेड, जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, बस आप मार्क डन कर लो। जैसे ये मार्क डन कर दोगे मेंटर को पता चल जाएगा दैट यू हैव अपलोडेड और सबमिटेड योर टारगेट। क्लियर? So that's it guys. I hope you have enjoyed this session. Take care, study well, all the best.